हमला इसराइल ने किया है, हमला अमेरिका ने किया है, तो उसने कतर के ऊपर मिसाइल फेंक दिया, उसने यूएई के ऊपर मिसाइल फेंक दिया, उसने सऊदी अरब रियाद के ऊपर मिसाइल फेंक दिया। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि अगर ईरान की जंग इसराइल के साथ है तो फिर आखिर ईरान मुसलमान कंट्रीज पर क्यों हमला कर रहा है। मैं ईरान से दरख्वास्त करूंगा कि आपका इसमें बिल्कुल फायदा नहीं है कि आप सऊदी अरब पे हमला करें। लेकिन ईरान कहता है कि वो मुसलमान कंट्रीज पर नहीं बल्कि उनके अंदर अमेरिका और इसराइल के बेसिस को टारगेट कर रहा है। अगर ईरान की ये बात ठीक है तो फिर यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि आखिर इन मुसलमान कंट्रीज के अंदर अमेरिका के ये बेसिस कर क्या रहे हैं। Those are US military bases, a huge presence there. और क्यों इन अरब बादशाहों ने अमेरिका की फौज को अपने मुल्क के अंदर रहने की इजाजत दी है। अमेरिका के इन बेसिस को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। मुसलमानों की तरफ से उनकी आखिरी सुपर पावर बहुत ही बहादुरी से लड़ रही थी। उस्मानिया खिलाफत। लेकिन बहुत बहादुरी से लड़ने के बाद भी वर्ल्ड वॉर 1 में उस्मानिया खिलाफत हमेशा के लिए खत्म हो गई। उस्मानिया खिलाफत के टूटने की वजह से वो सारे इलाके जहां पर उस्मानिया खिलाफत की हुकूमत थी वो सब आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके उस्मानिया खिलाफत के हाथ से निकलने लगे और उन सारे इलाकों को ब्रिटिश एम्पायर और उसके साथियों ने मुसलमानों से छीन लिया, जिसके बाद इस पूरे इलाके को ब्रिटिश एम्पायर ने कंट्रोल कर लिया। लेकिन ब्रिटिश एम्पायर को पहले दिन से अच्छी तरह पता था कि अरब के आम मुसलमान कभी भी किसी अंग्रेज को अपना लीडर नहीं मानेंगे। इसीलिए ब्रिटिश एम्पायर ने अब उन अरब कंट्रीज को अपने कंट्रोल में रखने के लिए एक बहुत ही जबरदस्त और सीक्रेट प्लान बनाया। ब्रिटिश एम्पायर ने अरब के बादशाहों से कहा कि आप ही उन सारे इलाकों के बादशाह रहेंगे, यहाँ के मुसलमानों के सारे फैसले आप करेंगे, यहाँ की सड़कें, ब्रिज और बिल्डिंग्स आप ही बनाएंगे ताकि अरब के लोग आपको ही अपना असल बादशाह समझें। लेकिन असल में ऐसा नहीं होगा। तुम बादशाह सिर्फ सड़कें और बिल्डिंग्स ही बना सकोगे, लेकिन अरब दुनिया की सारी फौज और डिफेंस हमारे पास होगा। मतलब हमारी इजाजत के बगैर तुम बादशाहों की फौज कुछ नहीं कर पाएगी। It had its own king, it had its own navy, had its own army, but the British Empire was protecting it by occupying and controlling it and extracting its resources. जिसके बाद पहली बार पूरी अरब दुनिया में ब्रिटिश एम्पायर ने अपनी फौज के बेसिस बनाए और हिस्ट्री में पहली बार अंग्रेजों की फौज आकर पूरी अरब दुनिया में फैल गई। ये ब्रिटिश एम्पायर का बहुत ही जबरदस्त फैसला था क्योंकि मुसलमानों को लग रहा था कि उनका बादशाह एक मुसलमान और अरब है, लेकिन असल में ये सारे बादशाह बस पपेट्स थे और पूरी अरब दुनिया असल में ब्रिटिश एम्पायर के इन्हीं बेसिस से चलती थी। आने वाले कई सालों तक दुनिया इसी तरह चलती रही, लेकिन आखिर दुनिया में एक ऐसा वाकया हुआ जिससे ब्रिटिश एम्पायर आहिस्ता आहिस्ता हर तरफ टूटने लगा। It was a series of events that conspired together to eventually light the flame of war. The world's most hated treaty, the Treaty of Versailles, thus starting World War II in 1939. The whole world is against Hitler and Hitlerism. वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिश एम्पायर और जर्मनी के हिटलर की लड़ाई शुरू हुई। ये जंग ब्रिटिश एम्पायर जीत तो गई, लेकिन इस जंग में ब्रिटिश एम्पायर का इतना नुकसान हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता ब्रिटिश एम्पायर टूटने लगा और ब्रिटिश एम्पायर के पास अब इतना पैसा था ही नहीं कि वो पूरी दुनिया में अपने फौज के बेसिस को मैनेज कर सके। इसीलिए आने वाले कई सालों में आहिस्ता आहिस्ता ब्रिटिश एम्पायर मुसलमान मुल्कों से अपनी फौजें निकालने लगा और आखिर कुछ ही सालों में पूरी अरब दुनिया ब्रिटिश एम्पायर की फौज से खाली हो गई। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ब्रिटिश एम्पायर तो तबाह हो चुकी थी, लेकिन ब्रिटिश एम्पायर के बाद अब दुनिया में एक नई सुपर पावर आ चुकी थी।
अमेरिका। Given a fair chance, Americans have never, ever, ever, ever let their country down. इसीलिए वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने से पहले ही अरब बादशाह ब्रिटिश एम्पायर को छोड़कर अमेरिका के साथ मीटिंग्स करना शुरू कर चुके थे। इसीलिए ब्रिटिश एम्पायर के टूटते ही अब ब्रिटिश एम्पायर की जगह अमेरिका की फौज अरब मुल्कों में अपने बेसिस बनाने लगी। लेकिन ये बेसिस बहुत ही छोटे छोटे थे और सिर्फ अरब के ऑयल की हिफाजत के लिए थे। लेकिन पहले ही दिन से अमेरिका बिल्कुल ब्रिटिश एम्पायर की तरह अरब मुल्कों में अपने बड़े बड़े बेसिस बनाना चाहता था। और अमेरिका चाहता था कि जिस तरह इससे पहले ब्रिटिश एम्पायर अपने उन बेसिस से अरब के बादशाहों को अपने कंट्रोल में रखता था, अब इसी तरह अमेरिका अपने बड़े बड़े बेसिस बनाकर उन अरब बादशाहों को अपने कंट्रोल में रखे। लेकिन ये कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि अब अमेरिका के सामने एक ऐसा बादशाह आ चुका था जो अमेरिका को ऐसा करने की इजाजत नहीं दे रहा था। सऊदी अरब का बादशाह शाह फैसल। शाह फैसल ने आते ही सबसे पहले अमेरिका के छोटे छोटे बेसिस को सऊदी अरब से बाहर निकलने का हुक्म दिया, जो इससे पहले उसके बाप अब्दुल अजीज ने बनाए थे। शाह फैसल की पूरी बादशाहत में सिर्फ एक अमेरिका के बेस के अलावा और कोई भी बेस नहीं था। लेकिन जैसे ही शाह फैसल को अचानक धोखे से शहीद कर दिया गया, शाह फैसल के बाद उसका भाई खालिद सऊदी अरब का बादशाह बना। शाह खालिद बिल्कुल भी अपने भाई की तरह नहीं था कि वो सुपर पावर अमेरिका के सामने खड़ा हो सके। इसीलिए अब शाह फैसल के जाने के बाद अमेरिका आसानी से अपने पुराने प्लान पर काम कर सकता था और सारे अरब कंट्रीज में अपने बेसिस बना सकता था। लेकिन हमेशा की तरह अब भी अमेरिका को एक ऐसे बहाने की जरूरत थी जिससे वो अरब दुनिया की तरफ अपनी फौज भेजे। और आखिर अमेरिका को यह बहाना मिल ही गया, और अमेरिका के इस बहाने का नाम था सद्दाम हुसैन। जैसे ही सद्दाम हुसैन इराक का बादशाह बना, पहले तो वो अमेरिका और अरब के बादशाहों का बहुत क्लोज दोस्त था, बल्कि उन्हीं के कहने पर सद्दाम हुसैन ने आते ही ईरान के खुमैनी पर हमला कर दिया, जिसके बाद सद्दाम हुसैन ने अगले 8 साल तक ईरान के साथ एक बहुत ही खतरनाक जंग लड़ी। स्टार्टिंग में तो ऐसा लग रहा था कि सद्दाम हुसैन ये जंग जीत जाएगा, लेकिन जैसे जैसे जंग बढ़ती गई, आहिस्ता आहिस्ता सद्दाम हुसैन के पास ये जंग लड़ने के लिए पैसे खत्म होने लगे। इसीलिए अब सद्दाम हुसैन अपने आप को बचाने के लिए अपने उन अरब दोस्तों से बहुत सारा कर्जा लेने लगा। लेकिन ये सारा पैसा लेने के बाद भी 8 साल के बाद सद्दाम हुसैन ये जंग बुरी तरह हार गया। जंग खत्म होते ही अरब बादशाहों ने सद्दाम हुसैन से सारा कर्जा वापस मांगा। सद्दाम हुसैन ने उन अरब बादशाहों को कर्जा वापस करने से मना कर दिया, और यहाँ से पहली बार अरब बादशाहों और सद्दाम हुसैन के आपस में दुश्मनी शुरू हुई। और एक अरब कंट्री कुवैत के बादशाह ने सद्दाम हुसैन की इकोनॉमी को गिराने के लिए अपनी ऑयल की प्रोडक्शन बढ़ा दी और पूरी दुनिया में ऑयल की प्राइसेस जबरदस्ती गिराने लगा, जिससे सद्दाम हुसैन की इकोनॉमी तेजी से गिरने लगी। ये देखकर सद्दाम हुसैन, जो किसी जमाने में उन अरब बादशाहों का बहुत अच्छा दोस्त था, अब उन अरब बादशाहों से नफरत करने लगा। और आखिर सद्दाम हुसैन ने फैसला किया कि अब वो कुवैत के बादशाह को सबक सिखाने के लिए पूरे कुवैत पर हमला करेगा। लेकिन हमला करने से पहले सद्दाम हुसैन को सिर्फ एक चीज का डर था, और वो था सुपर पावर अमेरिका। सद्दाम हुसैन को इस बात का डर था कि कहीं ऐसा न हो कि जैसे ही वो कुवैत पर हमला करे, कुवैत को बचाने के लिए अमेरिका सामने आए और उल्टा सद्दाम पर ही हमला कर दे। इसीलिए हमले से पहले सद्दाम हुसैन ने इराक में अमेरिका के एम्बेसडर के साथ एक मीटिंग की और अमेरिका के एम्बेसडर को क्लियरली बताया कि मैं कुछ ही दिन बाद कुवैत पर हमला करने वाला हूं। जिस पर अमेरिका के एम्बेसडर ने जवाब दिया कि ये आप अरब बादशाहों का आपस का मसला है और हमारा इस जंग से कोई ताल्लुक नहीं होगा। तो अब जब अमेरिका से सद्दाम हुसैन को इजाजत मिल चुकी थी, तो आज से 30 साल पहले रात के अंधेरे में सद्दाम हुसैन ने अपनी पूरी ताकत के साथ कुवैत पर हमला कर दिया। इराक की पूरी फौज कुवैत के अंदर घुस गई।
कुवैत इराक के पास एक छोटा सा मुल्क है जिसके पास अपनी कोई ज्यादा फौज थी भी नहीं, इसीलिए सद्दाम हुसैन ने सिर्फ 2 दिन के अंदर पूरा कुवैत फतह कर लिया। और कुवैत फतह करते ही सद्दाम हुसैन के पास कुवैत की पूरी ऑयल का कंट्रोल भी आ गया, जहां हर दिन ऑयल के मिलियंस ऑफ बैरल्स बनते थे। और इस तरह सिर्फ 2 दिनों में सद्दाम हुसैन अरब दुनिया का सबसे ताकतवर बादशाह बन गया। लेकिन सद्दाम हुसैन को पता नहीं था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। जैसे ही सद्दाम हुसैन ने कुवैत को फतह किया, अमेरिका ने अचानक अपना स्टांस बदल दिया। Complete withdrawal of all Iraqi forces from Kuwait. और यहां से अमेरिका की ग्रैंड साजिश शुरू हुई। अमेरिका बिल्कुल सीक्रेटली अरब के बादशाहों से मिलने लगा और उन्हें कहा कि सद्दाम सिर्फ कुवैत नहीं, बल्कि कुवैत के बाद एक एक करके तुम सारों को भी नहीं छोड़ेगा। अमेरिका ने सऊदी अरब के बादशाह को अपनी सैटेलाइट से तस्वीरें भी दिखाएं कि किस तरह सद्दाम उन पर हमला करने वाला है, जिसे देखकर सऊदी अरब का बादशाह वाकई में डरने लगा। लेकिन यह सब बिल्कुल झूठ था और यह सब सिर्फ अमेरिका की एक बहुत बड़ी साजिश थी। और इस तरह अमेरिका ने सारे अरब बादशाहों को अपनी चाल में फंसा दिया। अरब के बादशाह अब अमेरिका से भीख मांगने लगे कि अमेरिका उन्हें सद्दाम हुसैन से बचाए। लेकिन अमेरिका ने उन बादशाहों के सामने एक शर्त रखी कि मैं तुम्हें तभी बचा पाऊंगा जब तुम बादशाह मुझे अरब की जमीनों पर अमेरिका की फौज के बड़े बड़े बेसिस बनाने की इजाजत दोगे। सारे अरब बादशाहों ने अमेरिका के सामने अपना सर झुका दिया, जिसके बाद सबसे पहले अमेरिका ने अपना बेस सऊदी अरब में बनाया। और सऊदी अरब को देखकर अरब के बाकी बादशाहों ने भी ऐसा ही किया। इसी तरह अमेरिका ने अपना बेस कतर, बहरैन और यूएई में भी बनाए। जैसे ही अमेरिका के बेसिस तैयार हुए, अमेरिका ने उन्हीं बेसिस से कुवैत में सद्दाम हुसैन की फौज पर हमला कर दिया। सद्दाम हुसैन भी कुछ ही दिन में कुवैत खाली करके वहां से वापस इराक चला गया और कुवैत अब अमेरिका के कंट्रोल में आ गया। अमेरिका ने कुवैत में भी अपने बड़े बड़े बेसिस बनाए। अब अमेरिका का बहाना खत्म हो चुका था और सद्दाम हुसैन कुवैत से जा चुका था। तो फिर चाहिए तो ये था कि अमेरिका अरब दुनिया से अपने बेसिस खत्म करके यहां से वापस चला जाए। लेकिन यहां पर पूरी दुनिया को समझ आ गई कि ये बस अमेरिका की एक साजिश थी और अमेरिका ने इन सब को अपनी चाल में फंसाकर हमेशा के लिए अपने बेसिस अरब दुनिया में बना दिए थे। और इसी तरह उस दिन से लेकर आज तक अमेरिका की फौज अरब दुनिया में इसी तरह बैठी हुई है। अब ईरान ने अमेरिका के हर एक बेस पर हमला किया है। लेकिन आखिर ईरान को अमेरिका के इन बेसिस से प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि पिछले 35 सालों से अमेरिका की ये बेसिस खामोश नहीं है, बल्कि जिस मुसलमान कंट्री ने भी इसराइल और अमेरिका को आंखें दिखाने की कोशिश की, उन सब को तबाह करता रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आज से 25 साल पहले जब अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स पर हमला हुआ, अमेरिका ने उन्हीं बेसिस से अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को वहां से हटाकर अमेरिका ने वहां भी अपना एक नया बड़ा बेस बनाया, बगराम एयर बेस। अफगानिस्तान की 20 साल की जंग में अमेरिका इन्हीं बेसिस को यूज करता रहा। अफगानिस्तान के बाद अमेरिका ने अपना दूसरा हमला इराक के सद्दाम हुसैन पर किया। यह हमला भी अमेरिका ने अपने इन्हीं बेसिस से किया था और फिर अपने इन्हीं बेसिस से अमेरिका ने पूरे इराक को तबाह कर दिया। इन्हीं बेसिस से अमेरिका सीरिया पर भी बमबारी करता रहा और इवन कज़्ज़ाफ़ी को भी मारने में अमेरिका के इन बेसिस को कहीं ना कहीं यूज किया गया। पिछले 40 साल से अमेरिका ने उन्हीं बेसिस के जरिए पूरी मुसलमान दुनिया को गर्दन से पकड़ा हुआ है। What the hell is going on? और उन्हीं बेसिस की वजह से दुनिया में कोई भी मुसलमान कंट्री अमेरिका के सामने अपना सर नहीं उठा सकती। He didn't think he'd be kissing my ass. He really did. आखिर 40 साल बाद जब अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया,
the United States military began major combat operations in Iran. ईरान पिछले 40 साल में पहला ऐसा इस्लामी मुल्क बना जिसने अमेरिका के उन बेसिस पर हमले किए। اسم شکستتان را توافق نگذارید. जैसे ही जंग शुरू हुई कहा जाता है कि सबसे पहले हमलों में से एक अमेरिका ने दुबई के एयर बेस से ईरान पर किया था। इसी तरह कुवैत और बहरीन के बेसिस से भी ईरान पर हमले किए गए। इसीलिए ईरान ने भी उसके जवाब में अमेरिका के एक एयर बेस को टारगेट करके हमले किए। सबसे पहले ईरान ने कुवैत में अमेरिका के बेस कैंप आरिफ जान पर हमला किया। ये अरब दुनिया में अमेरिका का सबसे बड़ा वेयर हाउस था, जहां अमेरिका अपने ट्रक्स, टैंक्स और मिसाइल स्टोर करता था, और यहीं से अमेरिका के जहाजों पर मिसाइल फिट किए जाते थे। इसी तरह ईरान ने इराक में भी अमेरिका के बेसिस पर हमले किए, और यहां पर ईरान ने अमेरिका का एक बहुत बड़ा रिफ्यूलिंग जेट तबाह कर दिया। इसी तरह ईरान ने कतर, सऊदी अरब और यूएई में भी अमेरिकन बेसिस पर हमले करके अमेरिका को नुकसान पहुंचाया। ईरान ने ये हमले बहुत ही सोच समझ कर किए थे, लेकिन ईरान के इन सारे हमलों में एक बहुत बड़ा मसला था। ये सारे मिसाइल और ड्रोन सिर्फ अमेरिका के बेसिस पर नहीं, बल्कि अरब कंट्रीज के कुछ बिल्डिंग्स और होटलों पर भी लगे हैं, जिनमें से कुछ के लिए तो ईरान के प्रेसिडेंट ने माफी भी मांगी। A message apologizing to Iran's Arab neighbors. लेकिन बाकियों के लिए ईरान ने कहा कि हमने ये हमले किए ही नहीं हैं। तो फिर सवाल ये है कि आखिर अरब कंट्रीज में ये हमले कहाँ से हो रहे हैं? कहा जाता है कि कतर, सऊदी अरब और यूएई में इसराइल के बहुत सारे ऐसे एजेंट्स पकड़े गए has captured 2 Mossad agents. जो उन अरब कंट्रीज में धमाके कर गए। And they are planning bombing here. ये दिखाना चाहते हैं कि ये धमाके ईरान ने किए हैं, ताकि इसराइल एक बार फिर मुसलमानों में शिया सुन्नी वाली बातों को जिंदा करके मुसलमानों को आपस में लड़ा सके। उनके अलावा कुछ बिल्डिंग्स ऐसी भी हैं जिन्हें ईरान खुद टारगेट कर रहा है। और ईरान का कहना यह है कि इन बिल्डिंग्स में CIA और मूसाद ने अपने सीक्रेट ऑफिसेज बनाए हुए हैं, और अमेरिका के इन बेसिस पर इतने प्रिसाइज हमले करने से ईरान ने अमेरिका को भी हैरान कर दिया है। Nobody expected that. We were shocked. और अब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई ने भी ऐलान कर दिया है कि जब तक अमेरिका के बेसिस इन मुसलमान कंट्रीज में रहेंगे, ये जंग इसी तरह चलती रहेगी।